हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर आपके साथ हैं ऑर्गेनाइजिंग का सेकंड पार्ट लेकर के। इससे पहले वीडियो में हमने आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया था, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग मीन्स क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आ जाते हैं अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन, देखो जैसे नाम से एकदम क्लियर, डेलीगेशन मीन्स आप लोग जानते होंगे, डेलीगेशन मीन्स होता है ट्रांसफ़र करना। यहाँ ट्रांसफ़र क्या चीज़ होगी, क्योंकि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, बीएसटी, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगी आपकी अथॉरिटीज़, है ना। अथॉरिटी मीन्स आपके पास जो राइट्स होते हैं वो आप अपने सबऑर्डिनेट को उन राइट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। जैसे हम सिंपल एक लैंग्वेज में समझाएं तो जैसे घर में भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं ना, कि भाई ये काम तुम कर लेना, है ना, जो उसको डिज़र्व करता हो, ठीक है ना, उसी को दिया जाता है। ऐसे ही सेम हमारे बिजनेस में भी, बड़ी बड़ी फर्म्स में भी यही सब काम होते हैं कि जब हम डेलीगेशन करते हैं, मतलब डेलीगेशन ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज़ का है, यहाँ पर अथॉरिटी को ट्रांसफ़र किया जाएगा, वो भी सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की साइड, है ना। हमेशा यही होता है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट। इसमें सिर्फ 2 लेवल की ही हमको ज़रूरत है। जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना, स्टेयर्स, एक के बाद हम दूसरे पर स्टेप रखेंगे ना, वही सेम है, ये 2 ही लेवल में हो जाता है। यानी कि एक सुपीरियर होगा, वो अपने सीधे अपने सबऑर्डिनेट को कुछ अपनी अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देगा। क्लियर। डेलीगेशन रूटीन एक्टिविटी है, आराम से। अब जैसे हमने आपको डेली यूज़ में आपको बता दिया, एक सिंपल स्कूल में आप देखेंगे प्रिंसिपल की जो अपनी अथॉरिटी होती है वो किसको ट्रांसफ़र करते हैं, अपने वाइस प्रिंसिपल को। वाइस प्रिंसिपल किसको देते हैं, जो वहाँ के एचओडी यानी कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं। देन एचओडी अपने टीचर्स को दे देते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और टीचर जब क्लास में पढ़ाने के लिए जाता है तो वो अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लास मॉनिटर या क्लास का जो हेड होता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है। पढ़ाने की नहीं, लेकिन आप यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों को कंट्रोल करने की। क्लियर है मेरी बात। इस तरीके से अथॉरिटीज़ एक दूसरे से लिंक करते हुए ट्रांसफ़र होगी। जैसे एक चेन होती है ना, चेन होती है, एक के साथ एक कड़ी मिली हुई रहती है, राइट। एक के साथ एक कड़ी मिली हुई, तो एक कड़ी में बहुत सारी कड़ियाँ नहीं होती हैं, एक एक करके। जैसे एक बन गई, इसी के साथ दूसरी बन गई, इसी के साथ फिर तीसरी बन गई, इसके साथ ये इस तरीके से ये चलता है, इसे डेलीगेशन कहते हैं। समझ गए, क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ और ये क्या है, इस मतलब अगर हम ये समझें भी तो ये क्यों करते हैं, अगर हम ये बात माने कि भैया आखिर डेलीगेशन की ज़रूरत क्या होती है। अगर डेलीगेशन ना हो, अगर ये समझ लीजिए, ये तो समझ लीजिए एक नेचर का एक रूल है ना। हर आपका मतलब भाई जिम्मेदारी आपने ट्रांसफर करने की, घर में भी है तो उसके बिना कैसे काम चलेगा, जिम्मेदारी तो आपको दूसरे को देनी पड़ेगी ना। ऐसे ही बिजनेस है, हम अकेले क्या क्या कर लेंगे बताइए। या फिर हमारा इसका मतलब छोटा सा बिजनेस है जो हम अकेले हैंडल कर रहे हैं। जब बड़ा बिजनेस होगा तो ऑब्वियस बात है कि हमारे एम्प्लॉयज़ भी होंगे, और जब एम्प्लॉयज़ होंगे तो हमें अपनी कुछ पावर को एम्प्लॉयज़ को देना ही पड़ेगा। सारी नहीं दी जाती, पर थोड़ा सा देना पड़ता है, ठीक है। चलते हैं आगे आ जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या चीज़ है, देखो हम ये क्या पढ़ा रहे हैं, आपको डेलीगेशन पढ़ा रहे हैं। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है डेलीगेशन, ठीक है। क्यों होती है ये, क्योंकि जिससे कि जो वर्क है वो हमारा सिस्टमेटिक एक बढ़िया सा चलता रहे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, हमने डेलीगेशन तो कर दिया, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप। हमने डेलीगेशन जैसे माना हमने किसी को ये कहा कि ठीक है सेल्स की जिससे रिलेटेड सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपकी है। उसने कहा ठीक है, वो सेल मैनेजर बन गया हमारे। तो क्या आप मुझे बताइए कि अब आपकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे हट गई? नहीं हटी है, ठीक है। आप फिर भी उसके साथ हैं। इन केस अगर उसे कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसके साथ खड़े होंगे। बात समझ रहे हैं। सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के साथ सिर्फ अथॉरिटी यहाँ ट्रांसफ़र तो हो जाती है, लेकिन अगर हम कहें कि वो पूरी के पूरी तरीके से अपने आप को यहाँ से बिल्कुल विड्रॉ कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता और नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल दें आपको, अब बहुत अच्छा मतलब आपको समझ आ जाएगा। देखो जैसे स्कूल का एक प्रिंसिपल होता है,
प्रिंसिपल को ना, प्रिंसिपल के पास टीचिंग का कोई जिम्मेदारी नहीं होती भाई। वो अगर वो टीचिंग करने लगेंगे तो वो बाकी स्कूल का काम कैसे संभालेंगे जिस पोस्ट पर वो रहते हैं, राइट। वो बाकी सारे टीचर्स को जैसे उन्होंने अलॉट कर दिया, सारी क्लासेस अलॉट हो गई, भाई ये आपकी है, ये आपकी है, ये आपकी। इन केस और उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई इसमें, और वो खुद भी, क्योंकि वो ऑब्वियस बात है कि प्रिंसिपल ने तो एक्सपर्ट होंगे हर सब्जेक्ट में, कमांडिंग होगी, राइट। लेकिन तो बात यहाँ पर ये आ जाती है कि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट को और वो टीचर एब्सेंट है, ना व्हाट शुड आई डू, क्या करेंगे? अरेंजमेंट लगा दें किसी का भी, कोई भी टीचर पहुंच जाए वहाँ पे, फ्री पीरियड, बच्चे जो चाहे वो करें, भाई टीचर ही नहीं है क्या करें? नहीं, प्रिंसिपल यहाँ पर, अगर कोई भी प्रिंसिपल जो एकदम परफेक्ट है वो खुद जा करके वो क्लास लेगा और पढ़ाएगा बच्चों को। समझ आ गई आपको मेरी बात? ये हमारे साथ हो रहा है, इसलिए हम आपको ये एग्जांपल दे रहे हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ाते हैं वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जब टीचर्स नहीं आते तो वो खुद पहुँच जाते हैं क्लास में, प्रॉपर क्लास लेते हैं, बिल्कुल प्रॉपर क्लास लेते हैं। ये मैंने उनसे ही सीखा कि हाँ हमें सभी तो करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कि जब हमने अपनी अपनी ट्रांसफ़र कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके बाद हम बिल्कुल फ्री हो गए? नहीं, हम फ्री नहीं हैं, हम फ्री नहीं हैं। यही हमको, यही बिल्कुल सेम प्रिंसिपल यहाँ पर एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी का है ना। कि अगर सेल मैनेजर हमने बना दिया और उसके बाद सेल मैनेजर को कोई प्रॉब्लम है तो क्या हमें कोई मतलब ही नहीं है, मतलब वो कम हो गई सेल तो क्या होगा भाई, सेल कम हो गई क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट? नहीं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट नहीं, हम हैं आपके साथ हमेशा। अगर सेल में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इनकेस अगर उसकी तबीयत खराब है या उसके साथ और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो हम करेंगे ना, ठीक है ना, है ना। घर का जो हेड होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? यही तो होती है ना, तभी तो वो हेड होता है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? ये जो हम एग्जाम्पल दे करके आपको बता रहे हैं, यही होता है बिजनेस में, हमेशा यही होता है। और जो बिजनेसमैन ये काम करता है डेफिनेटली सक्सेस, डेफिनेटली, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पेरेंट्स होते हैं, अच्छे पेरेंट्स होते हैं, बच्चों के साथ हमेशा हमेशा उनके साथ, ठीक है बच्चों ने कभी गलती की, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मिस्टेक कभी भी नहीं करेगा, ठीक है ना, तो हम साथ हैं ना, तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। गलतियों में साथ नहीं है, अगर बाई चांस आपके साथ ऐसा हो गया है कि आपसे कोई भी मिस्टेक होगी, ठीक है हम साथ देंगे, लेकिन आगे से कभी ऐसा नहीं हो। बच्चे किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं, कोई दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना, तो उनको ऐसे भी नहीं छोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। बस यही हो जाता है, यही एक एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यही एक प्रिंसिपल है इसका, डेलीगेशन का। कि आप डेलीगेशन तो आपने कर दी अथॉरिटी को, लेकिन आप अगर आप चाहें कि आपने पूरी तरीके से वहाँ से विड्रॉ कर लें, ऐसा नहीं करेंगे और ना ही करना चाहिए, ठीक है। एलिमेंट्स पे चलते हैं। ये तीन चीज़ अभी जो बता रहे हैं वो फिर आ जाती है। देखिए, एक तो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये एज्यूम्ड होती है पूरी तरीके से, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है? देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दो, जो वर्क होता है किसी भी जो इंडिविजुअल को दिया गया होता है वो पूरी तरीके से असाइंड है, हमको पता है कि हाँ हमें ये काम करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ये काम कंप्लीट करना होगा, ठीक है। जैसे फिजिकल मेंटल एक्टिविटी सारी आ जाती है जो भी एक एम्प्लॉय परफॉर्म करता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आ जाता है अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी मीन्स पावर, तो पावर किसकी होती है? टू टेक डिसीजंस, समझ गए, हम बिजनेस की लैंग्वेज में आ जाते हैं, टू टेक डिसीजन, आप डिसीजन ले सकते हैं, आपके पास पूरी पावर है, ठीक है। ये डेलीकेट होती है, यही आती है, बस अथॉरिटी को ही हम डेलीकेट कर सकते हैं, भाई हमने अब अपनी डिसीजन लेने की पावर को आपको दे दिया, लेकिन आप अगर हमसे कोई भी राय लेना चाहेंगे, सजेशन लेना चाहेंगे तो डेफिनेटली हम देंगे, समझ गए? इतनी बात मेरी क्लियर हो गई यहाँ पर आपको, ठीक है। उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंट, इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ ही दोनों एक दूसरे के साथ में चले जाते हैं, इसलिए अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है, ये अथॉरिटी
है ना। डिसीजन लेने की पावर, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आपके ऊपर पूरी तरीके से कि वो आपको करना ही करना है काम। समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि जो भी काम आपको दिया गया वो आप बिल्कुल एक्सपेक्टेड मैनर में करेंगे ही करेंगे, मतलब जो इम्पोज किया गया है। ठीक है, इस अकाउंटेबिलिटी को आप कहते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ एकदम, कि जो काम आपको दिया गया है वो आप एकदम जो भी जैसा भी वो सोच रहे थे कि हाँ ऐसा ही होगा, आप वैसा ही उसको करेंगे। अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अगर आपने काम नहीं किया तो आप आंसरेबल भी हैं, भाई क्यों नहीं कंप्लीट हो पाया है ये काम। ठीक है, तो ये डेलीगेशन जो प्रोसेस होता है उसका ये थर्ड स्टेप हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हमारी, उसके बाद अथॉरिटी, देन अकाउंटेबिलिटी। और समझा दें इसको और देखो, अभी बताया था अथॉरिटी क्या होती है, पावर टू टेक डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ए टास्क, हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी आ गई कि भाई हमको ये काम अब कंप्लीट करना है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, अकाउंटिंग, यू आंसरेबल फॉर द आउटपुट फॉर असाइनिंग टास्क। ये अगर वो बिल्कुल असाइन नहीं होगा तो हम आंसरेबल भी हो जाते हैं। अगर ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है टाइम पे, ज़्यादा हो गया है, कम हो गया है, तो हम आंसरेबल भी हैं। अथॉरिटी हमेशा डेलीगेट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकती। अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं ना, हम पावर डिसीजन लेने की पावर ट्रांसफर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी दे देते हैं, ये नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी ये दोनों नहीं हो सकती ट्रांसफर। ये एक फॉर्मल पोजीशन से ही अराइज होती है। ठीक है, अराइजेज फ्रॉम द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये कब रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आती है, जब अथॉरिटी यहाँ आ जाती है तभी आती है। ठीक है, और ये कहाँ से आती है, ये इससे आती है। इसका मतलब ये इससे और ये इससे आती है, और ये अपनी पोजीशन से आती है। भाई अथॉरिटी हमारे पोजीशन पे तो है, हम प्रिंसिपल है तो अथॉरिटी है कि नहीं हमारे पास, राइट। बिल्कुल। आगे चलते हैं, ये हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करता है, माने ऊपर से नीचे तो आएगी अथॉरिटीज़, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवार्ड जाती है, ऊपर की साइड। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो आप और अपवार्ड होते चले जाएं, और ये भी अकाउंटेबिलिटी भी अपवार्ड जाती है, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। ठीक है, आप अकाउंटेबल किसके हैं, आप अकाउंटेबल अपने सुपीरियर के लिए हैं, कि आपने जो वर्क किया है वो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड मैनर हुआ है या फिर नहीं हुआ। समझ गए आप मेरी बात को। डेलीगेशन की कुछ इंपॉर्टेंस है तो सिंपल है, एक बार हम आपको पढ़ के ऐसे बता देते हैं, ऐसी लिख ली हमने। भाई इफेक्टिव मैनेजमेंट रहता है, हाँ। एम्प्लॉयज़ का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, तो आपने उसको एक दे दिया कि भाई आप डिसीजन ले सकते हैं, तो डेफिनेटली वो खुद से ही इतना मोटिवेट हो जाता है ना काम को करने में कि वो खुद ही काम करेगा। देखो, आप एक छोटी सी एक बात सोच के देखो, आप किसी बच्चे के साथ ये कर सकते हो, उसको कहना कि अरे आप बहुत अच्छे बच्चे हो और आप इतने अच्छे हो, ये देखो मेरा ही काम कर, वो तुरंत जाएगा आपका काम कर देगा। मोटिवेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, राइट। बहुत बड़ी चीज़ होती है मोटिवेशन अपनी लाइफ में। आपको कोई मोटिवेट कर दे या आप किसी को मोटिवेट कर दें, ठीक है। तो हमने अपनी लाइफ में देखा है कि हमने ऐसे ऐसे स्टूडेंट, ऐसे ऐसे बच्चों को हमने पढ़ते देखा है, जिनको बस हमने ज़रा सा मोटिवेट किया है, यू कैन डू इट, कुछ चीज़ थोड़ी है भाई पढ़ाई, अरे पढ़ो समझो, समझ आ जाएगा, किया उन्होंने। क्यों, क्योंकि इससे पहले उनको मोटिवेट करना, उनको बस यही बोला, अरे बेकार हो तुम, कुछ नहीं है, 10 में से 2 नंबर आए, 10 में से 3 नंबर आए, तो क्या हमेशा 10 में से 10 वाले ही टॉपर होते हैं क्या, वो ही वर्ड लेवल के होते हैं। जो बच्चा 10 में 0 लेकर के क्या उसके अंदर दिमाग नहीं है, दिमाग उसके अंदर भी है, बस उसको थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ऐसे लोगों को। समझ रहे हैं, है ना। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, क्या वो कैसे थे पता है, हमको स्कूल से भी निकाल दिया गया था, इतने खराब थे वो लोग पढ़ाई में। फिर ये कभी नहीं सोचो, कि ये कभी भी नहीं सोचना कि हमारे अगर मार्क्स कहीं पर भी कम आते हैं या हम नहीं कर पाते, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, हम किसी और फील्ड में भी निकल सकते हैं, हम किसी और फील्ड में भी बहुत अच्छा करके दिखा सकते हैं, राइट। चलते हैं, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ गए। रिड्यूस द वर्क लोड ऑफ द मैनेजर, ऑब्वियस बात है कि जब हमने डेलीगेशन कर देंगे, अपनी ही अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देंगे, तो वर्कलोड तो कम हो ही जाएगा, और बेटर कोऑर्डिनेशन रहता है, सबके बीच में अच्छा एक लिंक बना रहता है काम को करने का, प्रेशर नहीं रहता ना एक दूसरे के लिए, इसलिए। चलते हैं, और आ जाती चीज़ें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, जैसा कि देखो नाम से, सेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है कि किसी भी चीज़ को एक जगह इकट्ठा हो जाना, और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स उसी चीज़ का ऐसे करके दिखाई देना। आप मेरी फिंगर्स को देख रहे हैं,
देखो सेंट्रलाइजेशन इकट्ठा हो गया एक जगह, कहीं भी नहीं जाएगा, है ना। लेकिन बंधा हुआ अगर हम ऐसा ही अपना हाथ रखेंगे तो बंधा हुआ हाथ भी किसी काम का नहीं है, नहीं, जब तक कि खुलता नहीं है। बस इसी को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। मीन्स होता है जो पावर होगी वो अथॉरिटी कुछ ही लोगों के हाथ में होगी, बस जैसे टॉप लेवल भाई उन्हीं लोगों के पास होगी। और डिसेंट्रलाइजेशन में वही पावर को हम डिफरेंट लेवल पर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। और क्या लिखा है हमने, टॉप मैनेजमेंट, भाई टॉप मैनेजमेंट के पास ही होगी, ऑब्वियस बात है। सूटेबल, बस ये सिर्फ किसके लिए सूटेबल होगा, इसका मतलब हमारा बहुत ही छोटा सा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, एक छोटी सी दुकान है, तो हमारी ही है, हम अपने ही डिसीजन लेंगे कहाँ से सामान आना है, कहाँ बेचना है, कौन कितना क्रेडिट पर है, कितना कैश है, क्योंकि छोटा सा काम है, हम कर सकते हैं, राइट, है ना। और मैनेजर्स हैव लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन, यहाँ पर लोगों को ना फ्रीडम नहीं होती। फ्रीडम क्यों, फ्रीडम होगी कैसे, आप सोचो, एक छोटी सी दुकान होगी, आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है उसकी, समझ गए आप, आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने आपको जैसे किसी पार्टी फंक्शन में जाना तो आपको बंद करनी है, भाई बंद करो और जाओ, समझते, घर पे कोई प्रॉब्लम है, घर में कोई बीमार है तो आप बंद करो जाओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप अकेले हो, आपने क्या किया, आपको सेंट्रलाइजेशन कर रखा है, आपने अपनी पावर को अपने किसी सर्वेंट को, अपने किसी एम्प्लॉय को नहीं ट्रांसफ़र किया हुआ है, इसलिए इसका अपोजिट बिल्कुल ये है, ये तो दिख ही रहा होगा आपको। डिसेंट्रलाइजेशन में इवन एंड द सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। अभी हमने ये बताना, हर एक लेवल, मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर आप डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे। अभी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, फिर डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन एक ही साथ तो पढ़ाया जा रही है, बताते हैं क्या अंतर है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। द अथॉरिटी डिवाइडेड एट एवरी लेवल, यही बता रहे हैं। सूटेबल फॉर लार्ज स्केल, बहुत बड़ा अगर कोई हमारा बिजनेस है उसमें बहुत सूटेबल होता है भाई, मैनेजर को बहुत फ्रीडम हो जाती है क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो जाए भाई, समझ गए आप मेरी बात को। चलते हैं अब बताएं हम आपको रिलेशन, ये डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हम जो पढ़ाए चले जा रहे हैं आपको, क्या है भैया, देखो पहले तो एक छोटा सा अगर अंतर समझ दो इसमें क्या है। देखो डेलीगेशन सिर्फ 2 लेवल पे होता है, एक आपका सुपीरियर होगा और उसके नीचे आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, बस खत्म काम, डेलीगेशन होगा। डिसेंट्रलाइजेशन एक लोग होगा और उससे कम से कम 6-7 लोगों को उसने ये सब ट्रांसफ़र कर दिया गया होगा, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, है ना। देखिए हम पहले आपको बता रहे हैं इसके रिलेशन बताना है भाई, रिलेशन बताते हैं पहले आपको हम दोनों के बीच का कि ये डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आकर होता है क्या। तो देखो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये एक्सटेंशन होता है अपनी ही, ये डेलीगेशन का एक समझ लो, इसका ये एक वास्ट रूप है, ये या फिर ये छोटा है और ये बड़ा हो गया, ठीक है। डेलीगेशन में क्या होता है, हम 2 लोगों को ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं उसको और ज़्यादा, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बहुत सारे लोगों में, समझ आ गया आपको मेरी बात, दोनों का रिलेशन से निकला तो भाई इसी से ही है, समझ लो, है ना। और क्या होता है, जो डेलीगेशन होता है ये भाई ये नेसेसरी है, हर हालत में आपको करना पड़ेगा, नेसेसरी है। लेकिन ये क्या होता है, ये ऑप्शनल है, भाई आप अपनी पावर एक को ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप अपनी पावर बहुत सारों को ट्रांसफ़र कर रहे हो, ये ज़रूरी तो नहीं है, पर ये आपको नेसेसरी है। अभी बताया ना कि छोटे छोटे कामों के लिए आप बंद करो, फिर समझ गए। जैसे क्या होता है, जैसे देखो ये होती है, एक जैसे हमने स्टेयर्स का एग्जांपल दिया था, स्टेयर्स जैसे एक के बाद एक होती हैं, तो डेलीगेशन मैंने एक के बाद एक, कंपलसरी बिल्कुल नहीं होता, नेसेसरी ज़रूर होता है। ये जैसे एक ट्री होता है, हमने डिसेंट्रलाइजेशन के एग्जांपल में अगर हम क्या करते, नीचे से चला एक ये ट्री है और ट्री की इतनी सारी ब्रांचेस हैं, सही है, क्या है, तभी तो ट्री बड़ा होगा इतना ज़्यादा, नहीं तो ट्री बड़ा कैसे होगा, डिसेंट्रलाइजेशन है। और ये स्टेयर जो होती है हमारी, वो क्या हो जाता है, वो हमारा डेलीगेशन होता है। हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बात बता रहे हैं, ऑप्शनल होता है, बहुत फ़ायदे होते हैं भाई डिसेंट्रलाइजेशन के। अभी जैसे हमने वो पढ़ाया, डिसीजन मेकिंग फटाफट होती है, सब लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, जितने भी आपके जो जिनको आप अपनी पावर ट्रांसफ़र कर रहे हो वो बहुत मोटिवेट होते हैं, इनिशिएट करते हैं, आपको बढ़ के आपका काम करेंगे, काम करना चाहेंगे आपका, अच्छे से डेवलपमेंट होगा, है ना। और जितना भी आपका मैनेजमेंट का जो टैलेंट होगा वो और ज़्यादा बढ़ कर के आएगा, क्योंकि आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र कर रहे हो। टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है डेफिनेटली वो रिलीफ में रहेगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियाँ बहुत कम हो जाती हैं, कंट्रोल बहुत बढ़िया हो जाता है, ग्रोथ तो होनी है, हर हालत में होनी है, समझ गए। बस लास्ट में कंक्लूजन आपका क्या निकल के आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। डिसेंट्रलाइजेशन तो आप कर रहे हो, लेकिन कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए,
डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन माने जब आप अपनी पार को, माने आप सारी पार मत ट्रांसफ़र करो, कुछ पार जो इम्पोर्टेंट हैं, है ना, कॉन्फिडेंशियल डिसीजन है वो आपके पास ही होंगे, बाकी चीज़ों को आप ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है ना। जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस हैं उसको आप अपने पास रखेंगे, मेन चीज़ों को आप अपने पास रखेंगे, बाकी सबको आप डिसेंट्रलाइज, ठीक है। अगर ऐसा चलता है तो डेफिनेटली वो दिन दूर है ही नहीं जब आपकी जो फर्म है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी। आई थिंक आपको मेरी ये बातें सब समझ में आ गई होगी। डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज़ में ये अक्सर करके पूछे जाते हैं। डेलीगेशन है ना, डिसेंट्रलाइजेशन है या फिर डेलीगेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस, डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस, या फिर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में दोनों में सिमिलरिटीज़ या फिर इसके थोड़े से डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें से पूछी जाती हैं। वैसे भी आपकी बीएसटी में यहाँ पर केस स्टडी ही आपके पेपर में आती है। मैंने इससे पहले जो भी पेपर आए हैं उसमें मुझे नहीं लगता पूरे पेपर में अगर हम ओवरऑल एक परसेंटेज निकालते हैं तो 80% पेपर केस स्टडीज़ पे बेस्ड रहता है, 20% पेपर आपका थ्योरेटिकल आता है ना। इसलिए जितना अच्छा हो सके उतनी चीज़ों को आप समझें, है ना, समझ करके पढ़ें। यहाँ याद करने की, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल नीड ही नहीं है आपको रटने की, ठीक है। तो आपका ये जो एक टॉपिक था ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पर आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आपका आता था स्टाफिंग, वो हम आपको उसको ले करके हम आपके सामने बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।